कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ये ग्राफ बनाता हूं लाइक दिस। पोजीशन टाइम ग्राफ। ध्यान से देखना, स्क्रीन पे ही आपको सारी चीज क्लियरली दिख जाएगी। इनिशियली द वुमन वाज एट हर होम। ठीक है, शुरुआत में वो अपने घर पे थी। तो मैंने ये देखो ग्राफ के अंदर क्या किया, ग्राफ के अंदर इनिशियल पॉइंट जो ओ पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट था, यहां से जर्नी को शुरुआत करवाया। ठीक है, यहां से जर्नी को शुरुआत करवाया। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट्स लगेगा ऑब्वियसली। कितना लगेगा? 30 मिनट्स लगेगा। तो हमने यही किया, देखो शुरुआत में कुछ एक पर्टिकुलर ऐसे ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो पोजीशन क्या हो चुकी है? 2.5 हो चुकी है, क्योंकि ये अपने घर से अब कितना दूर आ चुकी है? 2.5 किलोमीटर दूर आ चुकी है। तो इसकी पोजीशन कितनी हो चुकी है? 2.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पोजीशन 2.5 किलोमीटर हो गई, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम इन इट। आफ्टर दैट ये लड़की क्या करती? वहीं पे स्टे करती। कितनी देर के लिए? सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जो कि हो गए 8 आवर्स। तो सबसे पहले फॉर 30 मिनट्स या फिर बोलूं 0.5 आवर्स के लिए तो ये कहां रही? ट्रैवलिंग के अंदर रही। उसके बाद फॉर 8 आवर्स, ठीक है 8 आवर्स हो गए, यहां से कितने हो गए? तो 9 to 3 हो जाएगा 6, 9:30, तो ये 7.5 आवर्स हो गए। तो अपन मान सकते हैं कि कितना टोटल जर्नी शुरुआत करने के 8 घंटे बाद ये वापस अपने वहां से ऑफिस से घर के लिए निकलती है। और घर के लिए जब निकलेगी तो वापस इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 0। और कुछ देर बाद ये वापस पहुंच जाएगी अपने घर। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकाला? तो सर पोजीशन क्या हुई? शुरुआत में होम को अपन ने ओरिजिन मान लिया, फिर वहां से 2.5 किलोमीटर दूर गई, वहीं पे रही, फिर वापस पीछे आ गई। इसका मतलब अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो चुका है, इसीलिए 0 से ही शुरुआत की थी, वापस 0 पहुंच गई। 0 से ही शुरुआत की थी और वापस ही 0 पे पहुंच चुकी है। ये तो हो गया इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब अगर इसके बाद अपन से कोई पूछे कि यहाँ पर इसने टोटल टाइम कितना लगाया, तो देखो 30 मिनट्स तो इसने जाने में लगाए। 30 मिनट 9 बजे जब ये जाती है, 9:30 बजे तक घर ऑफिस पहुंचती होगी। उसके बाद 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस में ही रहती है। दैट मीन 7.5 घंटे हो गए। 7.5 घंटे बाद ये वापस ऑफिस से घर की तरफ निकलती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 10 मिनट में घर पहुंच जाती होगी, मतलब 8:10 पे ये घर पे होती है। और ये हमारा टोटल टाइम पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बन जाता है। तो यार इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। क्या मुश्किल है इसके अंदर? लॉजिकली सोचिए, एक एक चीज को लॉजिकली करिए। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि ये भाई पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताएगा? आप एक चीज को ओरिजिन मान लो और वहां से अपनी जर्नी को पूरा चेक करते रहो। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं है? यस एवरीवन, टेल मी। चलिए, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ड्रंकर्ड है, ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन। ठीक है, एक पतली सी गली से, एक नैरो लेन से एक ड्रंकर्ड, एक पिया हुआ आदमी चल रहा है। ठीक है, ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स। 5 स्टेप आगे चलता है, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाता है, फिर से 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है, फिर 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है। एक पर्टिकुलर जगह से जब ये ऐसे चलने लगता है तो इसके 13 मीटर दूर, इसके 13 मीटर दूर एक गड्ढा है। यहां पर
अब ये जो आदमी है ये चलते चलते इस गड्ढे में कितनी देर बाद गिरेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये जो आदमी है ये कितनी देर बाद इस गड्ढे में जाके गिर जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान से देखिए, आप खुद देखो, एक स्टेप चलने में इसको 1 सेकंड लगता है, तो ये 5 स्टेप जब आगे चलेगा तो 5 सेकंड लगेंगे इसको, 3 स्टेप जब पीछे आएगा तो फिर 3 सेकंड और लग जाएंगे। इसका मतलब हर 8 सेकंड में ये देखिए 5 स्टेप आगे चला, 3 स्टेप पीछे आ गया, तो ये इफेक्टिव कितना चला, तो इफेक्टिव तो 2 ही स्टेप्स चला। इफेक्टिव कितना चला, ओनली 2 स्टेप्स, सो ओनली 2 स्टेप्स आर इफेक्टिव। सही बात है, सिर्फ 2 ही स्टेप यहां पर क्या थे, इफेक्टिव थे। भाई आप लॉजिकली एक चीज देखिए ना कि पार्टिकल 5 स्टेप आगे चला, 3 स्टेप पीछे आ गया, तो इफेक्टिव कितना चला, 2 ही स्टेप चला। फिर ये 5 स्टेप आगे चलेगा, 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, फिर 2 स्टेप चलेगा। इसका मतलब हर 8 सेकंड के अंदर ये 2 स्टेप्स आगे चल जाता है, 2 मीटर आगे बढ़ जाता है। हर 8 सेकंड के अंदर कितने मीटर आगे चलता है, 2 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो भाई 13 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, भली बात ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, दैट मींस देखिए हम बोल सकते हैं 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या कर देंगे, 8 इंटू 6। सही है भाई, 2 मीटर चलने में इसको 8 सेकंड लगते हैं, तो 12 मीटर चलने में कितने लगेंगे, तो इन मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। 6 करते ही यहाँ पर क्या जाएगा, 8 6 48, तो 48 सेकंड्स तो 12 मीटर चलने में लगे। अब ये 2 स्टेप और आगे चलेगा, अब ये 2 स्टेप और आगे चलेगा और गिर जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली देखिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। लॉजिक इसके पीछे का आपको समझना है, इसके पीछे का क्या समझना है, लॉजिक समझना है। अगर लॉजिक समझ गया तो फिर क्या दिक्कत है इसके अंदर, बताइए। लॉजिक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लॉजिक समझो कि ये कैसे आगे चल रहा है, फिर कैसे पीछे आ रहा है, तो इफेक्टिव कितना चला, फटाफट बताइए। यस, 11th क्लास, यस 11th क्लास स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मूविंग ऑन, 5th नंबर क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो, रिलेटिव का सवाल है, लास्ट में करेंगे, टफ सवालों को लास्ट में किया जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए अपनी स्क्रीन पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, a car is moving on a straight highway with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव करती है, कितनी स्पीड से, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो ये लो, इनिशियल वेलोसिटी इज 126 kmph, और वी कैन से 126 into 5/18 कर देंगे, तो यहां से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इज ब्रॉट टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। ब्रॉट टू स्टॉप लिखा है ना, ध्यान से देखिए, ब्रॉट टू स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, कितना डिस्टेंस चली, 200 मीटर का डिस्टेंस चली। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, तो सर डायरेक्टली आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास, उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करो और एक्सेलरेशन निकाल लो। तो आप लोगों से मैं पूछता हूं यहां पर कौन सी इक्वेशन मैं लगाऊं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, कौन सी इक्वेशन मैं यहां पर लगाऊं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, आप लोग मुझे बताएं। यस, कौन बताएगा, अभिवर्धन। So third equation, v square minus u square equals to 2a. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी सॉल्व कर दो, देखो इसको, ये 9, ये बना है 63, ये बन रहा है 63। चलिए फिर 9 से 63 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 9 से 63 पूरा पूरा
कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 7 टाइम्स। तो यहाँ से 35 आ जाएगा मेरे पास मीटर पर सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी निकल के आ गई? 35 मीटर पर सेकंड आ गई। इसका स्क्वायर कर दो, बराबर 2 इंटू 200 इंटू एस कर दो, एस सॉरी इंटू ए कर दो, और यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में चेक किया हमने कि क्या रिटार्डेशन कांस्टेंट है कि नहीं। देखिए, मैंने तुम्हें हमेशा इक्वेशंस ऑफ मोशन बताते समय ना एक चीज जरूर बताई थी कि क्वेश्चन में ये चेक करो कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा पाएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरे पास यहां ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, assumed uniform, retardation is assumed uniform। क्लियरली दिख रहा है कि रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है तो भाई सीधी सी बात है यार, एक चीज अपन को यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि भाई कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करूंगा और डायरेक्टली सारे वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लॉजिकली सोचिए, हमेशा हर क्वेश्चन को लॉजिकली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से भी पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूंगा सीधा, फिर 7 पे आएंगे। चलिए तो अपन इसको हटाते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, 10th पे आइए। अब देखो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या कहता है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेयर थ्रोज ए बॉल, ठीक है, अ प्लेयर थ्रोज ए बॉल विद अ स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन? जब हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, जब हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया तो ये बॉल जब एक टॉप हाइट तक पहुंचेगी और फिर वापस आएगी। माय क्वेश्चन इज कि जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल इज अप्रोचिंग एन हाइट, माय क्वेश्चन इज जब ये बॉल अप्रोच कर रही है हाइट को, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है, राइट है, लेफ्ट है, आगे पीछे, कहाँ है? कौन बता सकता है? What will be the direction of acceleration during this upward motion of the ball? Yes, Sumit. Sir, upward. Upward acceleration पूछा है बेटा। Yes, Prakriti. Sir, downwards. Downwards, बिल्कुल सही है, perfect बेटा। So the acceleration is downward, 23. Acceleration is downwards. Why it is vertically downwards? Because gravity हमेशा कहाँ act करती है? Vertically downwards. Gravity always pulls everything in the downward direction. Gravity हमेशा downward direction में pull करती है हर चीज को। ठीक है, इस चीज का ध्यान अपन को रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली कहाँ है? डाउनवर्ड। चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, लेकिन धरती उसको कहाँ खींच रही है? डाउनवर्ड खींच रही है। ठीक है, हमेशा एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है। ये किसने बताया था? हमें न्यूटन ने बताया था अपने सेकंड लॉ के हिसाब से। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अनुसार हमें एक चीज पता चलती है जो न्यूटन भाई साहब ने हमें बताई कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन आए, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन आए, so that acceleration will always act in the direction of net force. Now on this particular object
Now on this particular object, the force or the net force is acting in the downward direction only. ठीक है, नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज धरती इसको डाउनवर्ड ही खींच रही है। बताइए ये चीज क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? यस और नो, रेज योर हैंड्स। ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। धरती हमेशा डाउनवर्ड खींचती है और न्यूटन ने हमें बताया कि एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही लगता है। अब फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन भी कहां लगेगा? डाउनवर्ड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी को क्वेश्चन का। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होती है और क्या एक्सेलरेशन होता है जब ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए? जब ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कौन बता सकता है? यस मुकुंद। सर वेलोसिटी 0 होगी और सर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड होगा सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। द वेलोसिटी विल बी 0 बट द एक्सेलरेशन विल कंटिन्यूअसली एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी 0 ही रहेगी बट एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये यहाँ पर लॉजिक है इसके पीछे, ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आप x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 कहां मान लो? एट द हाईएस्ट पॉइंट मान लो। ठीक है, अगर आप x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 को हाईएस्ट पॉइंट मान लो, कैसे की? ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर ढंग से इसको ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि ये रहा ग्राउंड, टॉप मोस्ट पॉइंट ये रहा। इस टॉप मोस्ट पॉइंट को आप x इक्वल टू 0 मान लो, मतलब ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये अगर हमारा ओरिजिन हो गया तो देखो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। सॉरी, क्वेश्चन अपन को कह रहा है टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का साइन बताइए कि साइन क्या रहेगा। तो देखिए अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जो कुछ भी चीजें अपवर्ड होंगी उसको अपन क्या मान लेंगे? नेगेटिव मान लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी ऊपर है, और पार्टिकल जब नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी नीचे है। जब पार्टिकल नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, और जब पार्टिकल ऊपर आ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लो? पॉजिटिव मान लो। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जो वेलोसिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी उसको पॉजिटिव मान लेंगे, और जो चीजें अपर डायरेक्शन में होंगी उसको नेगेटिव मान लेंगे। सेकेंडली, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसके कारण हम ये कह सकते हैं दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस क्वेश्चन के अनुसार डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, और उसी के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा हमेशा क्या है? पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, बहुत आसान चीज है, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनली इसने बोला कि आप बताइए टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न इन द प्लेयर्स हैंड। तो देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला बनाया था 2u/g। ठीक है, 2u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो व्हिच इज 29.4 एंड g की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल आएगा टाइम का। ठीक है, एंड सी पॉइंट अगर हम देखें, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें कि हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? v² - u² इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं 29.4 का स्क्वायर
इजिकल टू 2 इंटू 9.8 इंटू h, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, बहुत ही आसान चीज है, आपको बस लॉजिकली हर चीज को टैकल करना है। अगर टैकल कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो? इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन प्लीज रेज योर हैंड्स। If there is any doubt regarding this question, then you can raise your hands. ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर आप आ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर आओ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। दो बस वाला क्वेश्चन है। कौन सा? दो बसेस, एक बस ए से बी जाती है, दूसरी बस बी से ए आती है, टी टाइम इंटरवल में निकलती है। याद करो कल ही की क्लास में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। रिलेटिव मोशन का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, जेई में पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। जेई में ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो पिछली क्लास का वीडियो वो देख सकता है, वहां से उसको ये चीज मिल जाएगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया। मूविंग ऑन, ध्यान से देखें और एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी है जो अपने घर से मार्केट की तरफ जाता है। मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है। कितनी स्पीड से जाता है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो घर से अपने मार्केट की तरफ निकलता है। मार्केट को बंद देखकर वो इंस्टेंटली वापस घर की तरफ आता है। कितनी स्पीड से आता है? तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। इंस्टेंटली मार्केट को बंद देखकर तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। एवरेज वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट भी किसका? पूरी जर्नी का। तो मैं यहां बोल सकता हूं नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यार एक बात सुनो, अगर पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट मुझे देखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल जर्नी, तो कितना निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन में? घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस घर आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया? हु कैन टेल मी? यस यस अभिवर्धन, कितना आ रहा नेट डिस्प्लेसमेंट? जीरो आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्यों जीरो है भाई? जीरो इसलिए है क्योंकि भाई स्टार्टिंग पॉइंट भी घर था, घूम के वापस ये घर पे ही आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया जीरो। और जीरो अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? जीरो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान। बिल्कुल आसान है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसने जब नेट वेलोसिटी के बारे में पूछा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि भाई अगर वापस इन ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो कंसीडर किया जाता है। कोई इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। बी पार्ट देखते हैं इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट अपन को क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। कब कब के लिए? 0 से 30 मिनट के लिए, फिर 0 से 50 मिनट के लिए, और 0 से 40 मिनट के लिए। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर एवरेज बताइए कितना कितना आ रहा है। तो निकालते हैं, देखिए
कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 0 to 30 मिनट्स के लिए निकालना है। देखिए आदमी जब घर से मार्केट गया, ये रहा घर और ये रहा मार्केट, तो बीच में डिस्टेंस चलने को मिला 2.5 किलोमीटर का। इस 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर, ठीक है, इस 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब यार देखो 30 मिनट में तो ये घर से मार्केट ही तो पहुंचा है, तो 30 मिनट में तो इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, और कितनी थी? तो 5 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए 5 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 30 मिनट्स। 0 से 30 मिनट के लिए जो एवरेज स्पीड थी वो इतनी थी। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 0 से 50 मिनट के लिए। अब 0 से 50 मिनट की अगर बात कर ली ना, तो बेटा 30 मिनट जाने में लगे, 20 मिनट वापस आने में भी लग गए इसको, तो नेट कितना हो गया? 50 मिनट हो गया। दैट मींस पूरे जर्नी की बात कर रहा है। तो देखो दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, जाने का डिस्टेंस भी 2.5, आने का डिस्टेंस भी 2.5। मैंने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। डायरेक्टली पुट करो 2 into 5 into 7.5 डिवाइडेड बाय 12.5, सॉल्व कर देंगे, यहां से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, यहां से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, बताइए ये चीज सबको क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? 0 से 40 के लिए आपका होमवर्क रहेगा कल की क्लास में। मैं 0 से 40 के आप पूछूंगा कि कौन कौन बच्चे ये थर्ड वाला पार्ट जो है सॉल्व करके आए हैं कि नहीं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला ये? 0 से 50 मिनट के लिए इसने टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा? तो देखिए 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर वापस आना, तो 5। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम तो 50 मिनट, और 50 मिनट को अपन आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। और जब इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, यहां से ये गया 125 दिस, एंड आंसर अभी भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो चाहे ट्रिक से करो चाहे मेथड से करो, दोनों से आंसर हमेशा क्या आना है? सेम आना है बेटा। बताइए क्या ये चीज क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? यस और नो एवरीवन? टेल मी फास्ट। डोंट जस्ट सिट इन द क्लास। 11th class, from the last year, this year the 11th is not showing any interest in the classes. लास्ट ईयर के बच्चे एक एक क्वेश्चन को पहले से सॉल्व करके लाते थे। क्लास में अगर मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी डिस्कशन होगा, तो बच्चे पहले से ही एनसीईआरटी सॉल्व करके लेकर आते थे नेक्स्ट क्लास में। इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है। 11th 12th क्लास है ये, ठीक है। यहां पर 10th लेवल का डेडिकेशन से रहोगे तो फेल हो जाओगे। अगर आपने यही चीज सोची कि भाई 10th में जैसे करते थे वैसे कर लेंगे,